हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। एक बार जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं जो भी हमने लास्ट टॉपिक कवर किए थे आपके। हमने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था कि पाइथन होता क्या है, एक लैंग्वेज किस तरह से आपके कंप्यूटर साइंस या डेली लाइफ में काम करती है, दोनों में डिफरेंस हमने समझा था। और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन सी छोटी या बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आपके इंग्लिश में ज़रूरत है अल्फ़ाबेट लेटर वगैरह, उनको जोड़ के आप लैंग्वेज का यूज़ करते हो, फिर कम्युनिकेट करते हो एक या दूसरे से। वैसे ही आपके यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपकी पाइथन लैंग्वेज है तो पाइथन लैंग्वेज में आपको सबसे पहले टोकन्स के बारे में पता होना चाहिए। टोकन बताया था मैंने, आपकी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है आपकी प्रोग्राम की, जिसके अंदर कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर या पंक्चुएटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। यानी हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। एक स्टार्टिंग आपका पहला प्रोग्राम दोबारा से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। बेयर बोन्स ऑफ ए प्रोग्राम। अब बेयर बोन्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्ट्रक्चर, यानी उसका ढांचा किस तरह का है आपके प्रोग्राम का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इसको आप बोल सकते हो एज ए स्ट्रक्चर की तरह यूज़ कर सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें एक प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी आपकी। देखिए, सबसे पहले हम कुछ कमेंट डाल देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कमेंट किस किस तरह के होंगे। दिस प्रोग्राम शो ए प्रोग्राम कंपोनेंट, यानी जो आपका प्रोग्राम है आपके प्रोग्राम के कंपोनेंट को शो करेगा, दर्शाएगा। एक और हेडिंग, यानी आप कितने भी अपने कमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, डेफिनेशन दे रखी है किसी की, तो उसके बारे में। बेसिकली आपके जो कमेंट होते हैं उनका यूज़ होता है कि आपने जो भी काम किया हो उसको अच्छे से आप शो कर सको, कि अगर आपके प्रोग्राम या आपकी प्रोग्रामिंग को कोई दूसरा भी देखे तो वो समझ पाए कि आपने प्रोग्राम में कर क्या रखा है। क्योंकि प्रोग्राम अभी आपको लग रहा है कि 8 या 10 लाइन के होंगे, जब ये आपके थाउजेंड ऑफ लाइन में KLOC में हो जाएंगे, यानी किलो ऑफ लाइन ऑफ कोड में हो जाएंगे, तब ये इनको समझना मुश्किल हो जाता है। तो आपके कमेंट के थ्रू ही समझे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। डेफ डेफ नाम से आप फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। CU नाम का एक फंक्शन लिया मैंने, और यहाँ पर कॉलन लगा दिए। कॉलन से क्या हो जाता है, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर प्रिंट। और जिसको ये प्रोग्राम समझ में आए, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे प्रोग्राम अब आगे ही होंगे आपके। ये एक प्रोग्राम को समझाने के लिए बस है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया। और उसके अंदर क्या लिखा हमने, एक स्टेटमेंट लिख दी। जब भी हम CU को कॉल करेंगे तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगी, टाइम टू से गुड बाय। क्लियर? अब देखिए, अब फिर कमेंट लिखा हमने। यहाँ पे लिख देते हैं हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेन प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम कोड लिख देते हैं, A = 15। इसको हम रन करके भी देख लेंगे, जो ये कोड लिखा है 10। फिर प्रिंट कर देंगे हम A+3 को, इफ अगर ये कंडीशन है ट्रू तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, वैल्यू ऑफ A इज मोर देन 50। ठीक है। अब देखिए, आपके प्रोग्राम लिखने का तरीका है, ये आपको समझना है कि किस किस तरह से आप प्रोग्राम को लिखोगे। अभी मैं आपको हैंड रिटन करके दिखा रहा हूँ। एल्स के यहाँ पे भी ये डॉट आएंगे। वैल्यू ऑफ A इज लेस देन। बेसिकली समझना है हमने इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे आपने CU को कॉल करवाया। ठीक है। तो ये आपका एक पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है।
अब देखिए इसको कैसे आप यूज़ करोगे, समझोगे इसको। देखिए स्टार्टिंग से ये जो हमने लिखी हैं, ये जो 3 लाइन है, यानी ये वाली और ये वाली। ठीक है, हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अर्थ शो करेगा। ये वाला इसको ले लेते हैं हम रेड। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, इनको बोलोगे आप कमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कमेंट। दूसरा, जो ये लाइन है आपकी, ये जो डेफ, ये पूरा ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका क्या है, फंक्शन का ब्लॉक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये क्या है आपका फंक्शंस का ब्लॉक। ठीक है, यानी इसको आप बोलोगे फंक्शन। ठीक है, ये जो आपका सी यू है, ठीक है, ये सी यू आपका क्या है, फंक्शन, और ये पूरा का पूरा है ब्लॉक। क्लियर। अब यहाँ पर ये वाला भी आपका कमेंट हो गया। अब इस लाइन में जो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे ए है आपका, बी है, या ये जो पूरी स्टेटमेंट है आपकी, ये प्रिंट है। ठीक है, ये सारी किस तरह की हैं, ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, जिनको आप यूज़ करते हो अपने प्रोग्रामिंग में, इस तरफ वाली आपकी सारी स्टेटमेंट है। और जो ये इस तरफ वाली जो है, राइट हैंड साइड वाली, इनको क्या बोलोगे आप, ये हैं आपकी, ये जो है, इनको बोलोगे आप एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपकी एक्सप्रेशन हो गई। अब यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस आता है आपका, जैसे इफ़ के बाद आपने जब एंटर प्रेस करते हो तो ये जो खाली जगह बच जाती है आपकी। ठीक है, ये एल्स के नीचे भी बची हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं समझने के लिए। ये देखिए ये वाली जगह, इनको बोलोगे आप इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन का काफ़ी यूज़ होता है इसमें। ये एक स्पेस होता है ताकि आपको ये क्लैरिफाई कर पाओ कि आपकी इफ़ के अंडर कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, एल्स के अंडर कौन सी स्टेटमेंट आ रही है। और ये फाइनली जो आपका ये है, ये वाला पार्ट, इसको बोलोगे आप, ये क्या है आपका, आपने फंक्शन को कॉल करना है। यानी यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन कॉल होते ही क्या करेगा, जो आपने फंक्शन की डेफिनेशन दी थी, क्या दी थी कि उसमें जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो प्रिंट कर देगा टाइम टू से गुड बाय। तो ये गुड बाय की तरह कर देगा फंक्शन को कॉल। अब देखिए ये आपके ये हो गए। और सपोज आपको यहाँ पर भी कमेंट देना है, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट आपकी इफ़ बी ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर आप कुछ स्टेटमेंट देना चाह रहे हो, कुछ कमेंट देना चाह रहे हो कि कोलन मीन्स इट्स ब्लॉक। तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं इनलाइन कमेंट। क्या बोलोगे इनको, इनलाइन कमेंट। यानी जो एक क्या है, किसी पर्टिकुलर जो आपका लाइन ऑफ कोड है वहाँ पर जब आप कमेंट देते हो तो उसको बोलोगे इनलाइन कमेंट। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी आपकी प्रोग्रामिंग में कि आपका प्रोग्राम किस तरह से बन के तैयार होता है, तो उसके बारे में हमने समझा। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन की तरफ देख लेते हैं इसको। ओल्ड प्रोग्राम्स के अंदर आप जाओगे। अब देखिए पाइथन, पाइथन के अंदर आपको आइडियली लेना है, इसको लॉन्च करते हैं आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जैसे ही आ जाएगा फिर वहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये आपकी स्क्रीन तैयार हो गई। अब इसको, अब इसमें मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम टाइप करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से वर्क होता है। न्यू फाइल पे गए, यहाँ पर हम कुछ कमेंट लिख लेते हैं जो जो हमने वहाँ पे लिखे थे। दिस इज़ प्रोग्राम शोज ए प्रोग्राम components, फिर एक दूसरा कमेंट, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलो, ये बताएगा डेफिनेशन हो रही है। और डेफिनेशन कैसे, हम प्रोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ लिखा हमने, सी यू, फिर एक कोलन दिया। कोलन दे के देखे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये वाला है जो स्पेस ऑटोमेटिकली आ गया कॉलम के बाद, जैसे आप एंटर प्रेस करते हो। फिर आप अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखा था आपने, टाइम टू से गुड बाय। ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा ब्लॉक तैयार हो गया, ये वाला आपका फंक्शन हो गया। अब जैसे आप बैक जाओगे, कुछ और कमेंट भी आपने लिखे थे, तो यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम
कोड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। तो अब इसके बाद आपने कुछ वेरिएबल्स लिए, जैसे a इक्वल टू 15 लिया, b इक्वल टू कितना लिया आपने, a माइनस आपके प्रोग्राम में था ये वाला, वही प्रोग्राम एज इट इज़ बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिफिकेशन आ जाए। प्रिंट क्या किया था आपने, a प्लस 3। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक इफ़ स्टेटमेंट ली थी, इफ़ अगर क्या हो जाए, b बड़ा है हमारा 5 से, हमें एक ये लगाना है। ठीक है, b बड़ा है 5 से, तो क्या प्रिंट करते, एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, वैल्यू ऑफ इज a इज मोर देन 15। क्लियर, और या तो ये आ जाए एल्स, या दूसरी जगह क्या प्रिंट कर दे, वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 15। ठीक है, ये दो मैसेज हैं, जो भी कंडीशन ट्रू रहेगी आपके उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट कर देगा। अब देखिए हमने लास्ट में क्या किया था, सी यू को कॉल करवा लिया था, तो सी यू यहाँ पे कॉल हो गया हमारा। देखिए अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, बेयरबोन डॉट डेमो 1। ओके, अब F5 से इसको रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला आपको, जो वैल्यू मिली आपको वो मिली कितनी, 18 कैसे मिली आपने, क्योंकि आपकी ए की वैल्यू क्या थी, 15, 15 प्लस 3 करेंगे तो 18 हो गई। उसके बाद आपने बी की वैल्यू क्या पड़ी थी आपकी, बी में था 15 माइनस 10 5, तो 5 इज़ लेस देन 5, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, तो एल्स वाला आपका मैसेज एक्टिवेट हो गया, तो ये प्रिंट कर दिया। और उसके बाद लास्ट में आपने सी यू को कॉल किया, तो यहाँ पर क्या है, कॉल होते ही टाइम टू से गुड बाय का मैसेज प्रिंट हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से छोटा सा एक प्रोग्राम आपका रन हो गया, और आपने उसके अंदर की सारी चीज़ें भी पढ़ ली हैं। अब बारी आती है, हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आपकी प्रोग्रामिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम में यूज़ होता ही होता है। देखिए वेरिएबल एक्चुअली होता है आपका लेबल्ड स्टोरेज लोकेशन। क्या होता है, लेबल्ड, इसको ठीक कर देते हैं एक बार, लेबल स्टोरेज लोकेशन। अब इसका एक्चुअल काम होता क्या है, ये क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करके रखता है। आपकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी सी, सी प्लस प्लस, और जो अब पाइथन है, इनमें आपके वेरिएबल का मेमोरी एलोकेट करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। वो भी हम अभी देखेंगे इस लेक्चर में ही कि कैसे कैसे आपका मेमोरी स्टोरेज होती है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर, जो पाइथन प्रोग्रामिंग की हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी वीडियो डाल रखी है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए, समझा पाए पूरी तरह से। तो जो आपका वेरिएबल है ये भी क्या करता है, एक तरह का कंटेनर होता है। यानी आपने कोई वेरिएबल सपोज इक्वल टू 10 लिया, तो ये क्या करेगा, ये जो 10 है आपका, ये कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर रहेगा, तो आप इसको लेबल दे दोगे इसका ए का, तो ए के थ्रू, ए के नाम से आप इसको यूज़ कर पाओगे। इसकी कहीं ना कहीं मेमोरी रहेगी आपकी हार्ड डिस्क में। ठीक है, जो आपकी मेमोरी रहेगी, तो ये एक तरह का लेबल दे दिया आपने, लेबल क्या, ए नाम का दे दिया। ऐसे ही सपोज आपने बी इक्वल 100 है आपका, तो 100 भी कहीं ना कहीं आपके पाइथन में रहेगा, जिसकी कोई मेमोरी रहेगी। ठीक है, इसको आपने लेबल दे दिया बी का। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। और ये जो आपकी वैल्यू है, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो आपके प्रोग्रामिंग रन के टाइम पे। वैल्यू मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग रन टाइम, ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। ठीक है, अब ये कैसे मैनिपुलेट होती है, वो सब भी हम आगे सीखेंगे कि किस किस तरह से होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके वेरिएबल के एग्जांपल क्या है। सपोज आपको एक स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए सिंपल है, आपका वेरिएबल की इस पाइथन में खासियत क्या होती है कि आपको अलग से इसका टाइप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो भी इसमें डालेंगे वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली उसी टाइप का हो जाएगा। जैसे एक ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, स्टूडेंट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, इसके डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग डाली रोहित नाम से। तो ये हमने क्या डाला है, यहाँ पे स्ट्रिंग डाला है। तो इस जो स्टूडेंट नाम का है वेरिएबल, इसका ऑटोमेटिकली मेमोरी में जाके इसका जो टाइप है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग टाइप की बन जाएगी। ठीक है, अब
एक दूसरा ले लेते हैं, सपोज एक एज नाम से है, एज नाम में हमने क्या 16 डाल दिया, तो ये 16 क्या है, ये क्या है आपका इंटीजर वैल्यू है। तो ऑटोमेटिकली इस जो ए नाम का है इसका कंटेनर किस तरह का हो जाएगा, ये इंटीजर टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल क्लियर हो गया समझने के लिए। और दूसरा ये इनिशियलाइज कैसे होता है वो भी हमने दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, कि इंटरनली आपके क्रिएट कैसे होते हैं लेबल के, वैल्यू को कैसे रेफर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो एग्जांपल है इनको भी हम दिखा देते हैं, आपके मेमोरी किस तरह से होंगे। देखिए, सपोज आपने मेमोरी में जगह बना दी, रोहित से बनाया, और इसको क्या पॉइंट कर रहा है, एक स्टूडेंट नाम का लेबल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट नाम का लेबल यहाँ पर ये पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इंटरनली क्रिएट कर दिया इसने लेबल फॉर रेफरिंग ए वैल्यू, तो भी लीजिए यहाँ पर इंटरनली क्रिएट लेबल रेफरिंग टू वैल्यू, यानी जो ये लेबल क्रिएट हुआ है ये रेफर कर रहा है एक वैल्यू को, तो ये वैल्यू कौन सी आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप की है तो स्ट्रिंग की तरह मैटर। ऐसे ही आपका एज का जो आपने नंबर दिया 16, यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको एज है जो ये लेबल है ये इसको रेफर करेगा। ठीक है, अब ये चेंज आप कर सकते हो कभी भी। ठीक है, तो चलिए अब डायनेमिक टाइपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो अब बारी आती है आपके डायनेमिक टाइपिंग की। डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, यानी वो वेरिएबल्स जिनमें आप कोई वैल्यू डालते हो और आपने फर्दर टाइम के बाद कुछ उसकी वैल्यू चेंज कर दी है, मैनिपुलेट करती है, तो उसके बाद उसका टाइप भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के आपके डेटा टाइप्स को आप डायनेमिक टाइपिंग की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हो। तो देखिए स्क्रीन की तरफ, अब थोड़ा सा इसके बारे में रिटन फॉर्म में लिख लेंगे और आपको समझा भी देंगे प्रैक्टिकल बेसिस पे। आपको क्या मेनली समझना है कि डायग्रामेटिकली किस तरह से उन पे वर्क परफॉर्म होता है, वो मेन है इसका। स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अब टॉपिक है आपका डायनेमिक टाइपिंग। अब डायनेमिक टाइपिंग के बारे में लिखिए, वेरिएबल वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप, वेरिएबल वैल्यू ऑफ ए सर्टेन टाइप, यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू है किसी टाइप की होगी, उसको आप चेंज कर सकते हो या बना सकते हो किसी डिफरेंट टाइप का, कैन बी मेड टू ए वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप, ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, अब देखिए ये बनेगी कैसे। सपोज आपने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये x इज इक्वल टू 10 है, ये क्या करेगा, आपने मेमोरी में कहीं ना कहीं एक 10 नाम का नंबर रहेगा, उसका कोई एड्रेस रहेगा। ठीक है, सपोज इसका 3008 है, इसको कौन, ये आपका x नाम का जो लेबल है वेरिएबल है ये पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे ही सपोज आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू चेंज करोगे कल को, इसकी वैल्यू कर दी आपने x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, जो आपने x की वैल्यू, यहाँ पर कोई एरर नहीं देगा अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो। देखिए अब क्या कर देगा, आपके मेमोरी में कहीं हेलो वर्ल्ड भी रहेगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड रहेगा, और ये क्या करेगा, अब यहाँ पर ये x जो है वो इसको पॉइंट करेगा नॉर्मली। ठीक है, अगर आप प्रिंट करोगे x को, ठीक है आपने प्रिंट किया x, तो आपका सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, अब ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, और ये काम कैसे कैसे करता है वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे, हम पाइथन के आईडीएलई को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक x लिया, x इज इक्वल टू 10। ओके, दूसरा अब प्रिंट करवाते हैं इसको, प्रिंट किया हमने क्या,
एक्स। प्रिंट करते ही क्या है, हमारा 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, कहाँ पर, ये जो है वैल्यू, ये हमारी एक्स के अंदर 10 है। ठीक है, तो ये 10 प्रिंट कर दिया। अब क्या है, हम दोबारा एक्स के अंदर कुछ वैल्यू डलवाएंगे। ठीक है, एक्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, हेलो, एक स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब देखिए एरर नहीं दिया इसने कुछ भी, और इसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो हमने क्या लिया था, एक एक्स लिया था, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू अब देखिए क्या रहेगी, प्रिंट हम एक्स करेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। तो यहाँ पर जो ये एक्स है और ये वाला एक्स है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग वे में काम कर रहे हैं हमारे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर आपको समझाया है। तो ओके, होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं आपके स्टैटिक टाइपिंग के बारे में। हेडिंग लिख लीजिए आप, हेडिंग है आपका स्टैटिक टाइपिंग। ये डायनेमिक टाइपिंग से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब देखिए स्टैटिक का मतलब क्या होता है, विच अनचेंजेबल, यानी नॉन चेंजेबल बोल सकते हो इसको, जो चेंज नहीं होगा, चेंजेबल। ठीक है, अब ये नॉन चेंजेबल कैसे है, क्योंकि इसमें डेटा टाइप है आपका जो वेरिएबल के साथ अटैच ही होता है स्टार्टिंग से ही। अब वो अटैच कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। जो डेटा टाइप है आपका, डेटा टाइप अटैच्ड विद वेरिएबल। अब ये वेरिएबल के साथ अटैच कैसे है, जैसे आपकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती थी, सी प्लस प्लस, ये इस तरह की, या जावा हो गई, तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होता था, जैसे हमने कोई पाइथन में क्या, ए इज इक्वल टू आपने 10 कर दिया, बी इज इक्वल टू 20 कर दिया, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा कि ये इंट टाइप का है। ठीक है, आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही यहाँ पे बी की भी ले लेगा कि ये भी आपका इंटीजर वैल्यू, आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन जो ये लैंग्वेज जो आपकी पहले यूज़ हो रही थी, अभी भी यूज़ होती है, तो यहाँ पे किस तरह से इनिशियलाइज करना पड़ता है आपको, इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, या इंट बी इज इक्वल टू 20, यानी आपका जो जो डेटा टाइप है आपको वेरिएबल के साथ में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को ही आप स्टैटिक टाइपिंग बोलते हो। अब ये क्या होता है, जब आपका डिफाइन होता है उसी टाइम पे फिक्स हो जाता है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये रिजिड टाइप का होता है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, रिजिड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप बार बार चेंज नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ेगा आप किस टाइप के डेटा के साथ वर्क करना चाहते हो वो सब। अब बारी आती है मल्टीपल असाइनमेंट की। मल्टीपल असाइनमेंट, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, जो मल्टीपल मोर देन वन, और असाइनमेंट यानी टू एलोकेट, टू एलोकेट। अब देखिए एक काम कैसे करेगा, अब ये मल्टीपल असाइनमेंट है, ये दो तरीक़ों से होगा, या तो आइदर जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ उस तरह से आप समझते भी जाइए, या तो होगा असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। दूसरा क्या है, यहाँ पर तो क्या सेम असाइन वैल्यू कर दिया आपने बहुत सारे वेरिएबल्स को, और यहाँ पर दूसरा काम और क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हो मल्टीपल वैल्यू को, यानी असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। ठीक है, अब ये करते क्या हैं वो हम एक बार इसमें भी समझ लेंगे, और आपके जो प्रोग्राम भी बना के दिखा दूंगा वहाँ पर आप ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखिए, एक सपोज़ आपको असाइन, तीन वेरिएबल हैं आपके पास, ए भी है, बी भी है और सी भी है। इन तीनों को आपको क्या असाइन करना है, सेम वैल्यू असाइन करनी है, सपोज़ 0। ठीक है, तो इसको कैसे असाइन करोगे, आप सिंपल क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों की वैल्यू जी सेट हो जाएगी आपकी ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये, और मेमोरी में आपका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा वो भी देख लीजिए। ये देखिए, जो ज़ीरो रहेगा आपका, ज़ीरो कहीं ना कहीं मेमोरी में रहेगा, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी रहेगा। ठीक है, सपोज़ हमने 3008 इसका एड्रेस मान लिया, तो यहाँ पर ये जो ए है ये भी इसको पॉइंट करेगा लेबल, ये बी है ये भी इसको करेगा पॉइंट, और ये सी है ये भी इसको करेगा पॉइंट। अब दूसरा,
यहाँ पर देखिए, अब ये जैसे अगर आपको मल्टीपल वैल्यू के मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करने हैं तो कैसे करोगे, यानी बहुत सारे आपके पास वेरिएबल्स हैं और बहुत सारी वैल्यू हैं, उनको कैसे असाइन करोगे। एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ठीक है। हमें क्या करना है, हर एक को, इसको एक्स को 20 देना है, इसको 30 देना है, इसको 50, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखना है इसमें हमें। तो इसको लिखने का सिंपल तरीका आपका कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 20 30 50 कॉमा लगा के। अब देखिए ये सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में ये लिखे गए हैं जो, और ये सीक्वेंस है, तो इसको कैसे कैसे एलोट नंबर होंगे। एक्स जाएगा 20 के साथ में, वाई जाएगा 30 के साथ में, और ये जेड जाएगा 50 के साथ में, ठीक है। तो ये देखिए मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा इसमें, देखिए यहाँ पर आपके कहीं मेमोरी में 20 होगा, ठीक है, वहीं आपका 30 होगा, और वहीं आपका 50 भी होगा। अब इन तीनों के मेमोरी एड्रेस अलग अलग रहेंगे। इसका 100 मान लेते हैं, इसका 200, इसका 300। अब यहाँ पर ये x इसके साथ में है, ये वाला लेबल के साथ में अटैच है, ये वाला ये, ठीक है। कल को सपोज आपने ये लिख दिया कि y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ये y यहाँ पे अपॉइंट कर रहा, इसको यहाँ पर अपॉइंट ना करके ये जो है ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होने के बाद इसका जो ये मेमोरी एड्रेस है, पहले 200 था, अब ये 100 हो जाएगा। यानी आप y की लोकेशन चेंज कर देते हो। पाइथन में ये ध्यान रखनी चीज़ है। अभी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ा दूंगा, हालांकि इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो। तो चलिए आगे इसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं कि इनके जो मेमोरी एड्रेस हैं वो किस किस तरह से चेंज होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए दोनों मैंने समझाए हैं आपके मल्टीपल असाइनमेंट में, कि जो ए बी और सी है इन तीनों का क्या मेमोरी एड्रेस रहेगा, सेम। और यहाँ पर जो ये मल्टीपल असाइनमेंट है इनके मेमोरी एड्रेस डिफरेंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो है, ये कहीं लोकेशन पे है, ये तीनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, ना कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे, ये आपका पाइथन का आइडियली शेल है 3.8.10। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीन वेरिएबल लेंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ एंटर प्रेस करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आया। अब प्रिंट करेंगे हम तीनों को, तो a कोमा बी कोमा सी, तो देखिए तीनों की वैल्यू प्रिंट कर दी इसने, 0 0 0। ऐसे ही अब इनका हम एड्रेस देखते हैं। एड्रेस निकालने के लिए हम, आपको पता है एक आईडी फंक्शन होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट प्रिंट किया हमने, पहले ए का एड्रेस निकालते हैं, ठीक है, ए का एड्रेस, फिर कोमा यहीं पे देख लेते हैं, बी का एड्रेस भी रहेगा और सी का एड्रेस भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाला आपका ए का एड्रेस है, ये बी का, और ये सी का। अब तीनों ही की एड्रेस क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये सेम ज़ीरो को ही पॉइंट कर रहे हैं, जो ज़ीरो का आपका मेमोरी लोकेशन है उसको ही पॉइंट कर रहे हैं। अब जो हम उसमें देख रहे थे आपके कि आपको मल्टीपल वैल्यू कैसे असाइन करनी है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो एक्स है, हम तीन वेरिएबल लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और इक्वल टू, हमने वैल्यू डालने का तरीका सीख लिया था, हम कोई भी वैल्यू इसमें डाल भी सकते हैं, 10 कोमा 20 कोमा 30, ठीक है। तो एंटर किया हमने, तो हम तीनों वैल्यू को देख भी सकते हैं हम सिंपल। अगर हम y की वैल्यू देखना चाहते हैं तो एंटर किए y, z की वैल्यू देखना चाहते हैं तो, और या x की वैल्यू देखना चाहते हो 10, हमने सिंपल वैल्यू देख ली। अब हम देखना चाहते हैं कि x की, y की और z की मेमोरी लोकेशन भी सेम है या अलग अलग है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ही मिलेंगी, क्योंकि क्या है, 20 की जो मेमोरी लोकेशन है वो y को असाइन हुई है, और 30 की है z को असाइन हुई है, और 10 की जो मेमोरी लोकेशन है वो x को असाइन हुई है। तो ये सब की क्या है, मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। तो वो देख लेते हैं अभी। तो प्रिंट कर देते हैं हम आईडी x की भी, और थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरे की आईडी रहेगी आपकी आईडी y, और थर्ड है आपका z की आईडी भी देख लेते हैं, ठीक है। ये कोड लिखा हमने छोटा सा, और इसकी हेल्प से आप देखिए ये तीन मेमोरी लोकेशन एड्रेस मिले हमें, यहाँ पे 92, यहाँ पे 52, और यहाँ पर 112,
ठीक है। तो ये तीनों क्या है, अलग अलग। ये वाला क्या है आपका एक्स का, एक्स मतलब यानी यहाँ 10 की जो वैल्यू है वो इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है, और वाई की यहाँ पर स्टोर है, और जेड की यहाँ पर। अब हमने क्या किया था, वहाँ पर चेंज भी करके देखा था। सपोज़ किसी वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, वाई की वैल्यू 20 थी तो हम वाई की वैल्यू क्या कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू हम कर देते हैं 30, ठीक है, 30 कर देते हैं। अब देखिए हमने जैसे एंटर प्रेस किया, अब क्या है, ये जो y है ये 30 की का जो मेमोरी लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करेगा। अब पहले 30 की किसके पास थी, 10 के पास। तो ये जो एड्रेस है यही वाला अब किसका एड्रेस हो गया, सॉरी ये वाला ना आपका, y की वैल्यू क्या थी, पहले 20 थी, अब ये 30 z की है, तो ये z वाला मेमोरी लोकेशन है वो इसका पॉइंट आउट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसको देखते हैं, दोबारा प्रिंट कर देते हैं इसी स्टेटमेंट को। अब देखिए किन्हीं दो की जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम मिलेगा आपको। अब देखिए जो ये आपका y है, क्योंकि y भी 30 को पॉइंट कर रहा है और z भी 30 को पॉइंट कर रहा है, तो इन दोनों की मेमोरी लोकेशन आपकी सेम हो गई। यानी आपके मेमोरी में ये दोनों सेम रहेंगे और ये आपका x को पॉइंट कर रहा है। तो होप आपको ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में करने की कोशिश करते हैं, मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पे देखिए आपके, ये हालांकि मैं दोबारा करवा रहा हूँ, मैंने करवा रखे थे पहले भी। अब एक चीज़ इसको समझाने से पहले एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपके जो मल्टीपल असाइनमेंट में आपका और क्या इजी बन जाता है, आपकी जो स्वैपिंग की वैल्यू होती है, यानी स्वैप वैल्यू आप इजीली कर सकते हो, इज इजी, ठीक है। अब इजी कैसे है, सपोज आपको दो वेरिएबल हैं आपके x इंटू वाई, ठीक है। x में क्या है, दो वैल्यू है, इसमें क्या है, तीन वैल्यू। आपको क्या करना है, इनको स्वैप करना है। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ चली जाएगी और y की वैल्यू यहाँ चली जाएगी। अदरवाइज आपकी जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा लंबा कोड लिखना पड़ता था इसके लिए, जो कि काफ़ी लेंथी और थोड़ा टेक्निकल भी होता था। तो ये पाइथन आपको इस मामले में ईजी टू यूज़ करने में आपको फ़ायदा देता है, ठीक है। तो अब बारी करते हैं हम थोड़ा सा और इसको समझने की, कि आपका जो वेरिएबल्स की लोकेशन किस तरह से स्टोर होती हैं आपकी मेमोरी में, वो देखिए अब। तो इसको आप बोल सकते हो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, मेमोरी का मतलब क्या होता है, आपके जो हार्ड डिस्क होती है उसमें लोकेशंस होती हैं कहीं ना कहीं, तो ये होती है लोकेशन, ठीक है। इसी को आप बोलते हो मेमोरी एड्रेस, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं हम, यानी एक वैल्यू ली हमने 3, ठीक है, और फिर इसमें हम दोबारा कर देते हैं 6। तो हमने एक वेरिएबल लिया और इसमें 3 डाला, और दोबारा हम वेल में हमने 6 डाल दिया, तो इस पे ये ओवरराइट कर गई। अब देखिए अलग अलग मेथड से ये किस तरह से काम करती है। जो पुरानी लैंग्वेजेस होती थी वहाँ पर ये किस तरह काम करते हैं, और आज की लैंग्वेजेस में जो पाइथन आपकी वहाँ पे कैसे काम करेंगे। तो हम बात करें ट्रेडिशनल लैंग्वेज की, इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ट्रेडिशनल लैंग्वेज से ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल लैंग्वेज भी आपके लिए वही नहीं इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी पाइथन है। जैसे C++ है, तो ये भी काफ़ी चलन में रहती है, अभी भी है, हालांकि आपको पाइथन पढ़ाई जा रही है, लेकिन ये वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप पाइथन सीख जाओ तो आप अपना C++ पे फोकस कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से आपके वेरिएबल स्टोर होते थे। अगर सपोज आप इसको C या C++ में या किसी और प्रोग्रामिंग में लिखते एक्सेप्ट पाइथन, तो ये कैसे वर्क करती। सपोज आपने पहली स्टेटमेंट लिखी वेल इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या होता, मेमोरी में जाके एक वेल नाम का बॉक्स बन जाता, यानी एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाती। वहाँ पर क्या हो जाता, आपका 3 एलोकेट हो जाता। फिर आप एक दूसरी स्टेटमेंट लिखते वेल इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर क्या होता, ये 3 ओवर राइट हो जाता, 3 की जगह 6 आ जाता। और जो वेल का एक फिक्स मेमोरी एड्रेस होता है, सपोज इसका 3000 था, तो यहाँ पर इसका मेमोरी एड्रेस सेम रहता, तो यानी 6 की वैल्यू होने पे भी सेम हो जाता। तो यही समझने वाली बात आपकी, ध्यान से देखिए। अब यही काम आप जब पाइथन में करते हो तो वहाँ पे क्या करते हो आप, देखिए पाइथन में आपने क्रिएट किया यही वाली स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग एड्रेस, मेमोरी एड्रेस स्टोर किए गए हैं। तो सपोज इसका एड्रेस 300 है, ठीक है, और इसको किसने, वेल ने एलोकेट कर दिया। अब आपका क्या मिला, अब आपने क्या किया, इसमें वेल में आपने 6 डाल दिया,
तो इसका मीनिंग है आप ये रेफर कर रहा है इस वाले उसको, तो ये वेल क्या करेगा, अब इसको करेगा, यानी इसको छोड़ के यहाँ पर, और सपोज हो सकता है इसका एड्रेस 4000 हो, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये वाला तरीका और ये वाले तरीके में आपको डिफरेंस याद रखना है, आपको समझना है किस तरह से काम करती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं आपको। यहाँ पे लिखिए, जो वेरिएबल वेल स्टोर वैल्यू एट सेम लोकेशन, वेरिएबल वेल आपका वेरिएबल है, स्टोर वैल्यू एट सेम लोकेशन मेमोरी एड्रेस, ये आपके ट्रेडिशनल केस में रहेगा। सेम एड्रेस एंड चेंजेस वैल्यू स्टोर्ड इन इट। तो ये तरीका आपका कौन सा है, ये है ट्रेडिशनल वाला, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की गई है। दूसरा अब जो बात की गई थी वो पाइथन के व्यू से, हम इसको पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और दिखा देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया पाइथन में क्या है, हर एक लेटर के लिए अलग मेमोरी लोकेशन अलॉट की गई है। तो सपोज ये जो बॉक्स बना रहा हूँ इनको आप मेमोरी लोकेशन समझ लीजिए, ठीक है। हर एक का अब देखिए यहाँ कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं, 4 5 6 7, हर एक का कोई मेमोरी एड्रेस रहेगा, जैसे 100 200 300। हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे ये ले रहे हैं, वरना अभी आपको दिखाया था मैंने प्रोग्राम करके कि उनका जो मेमोरी एड्रेस है वो किस तरह से लिखा होता है। तो जो आपने सबसे पहले लिखा वेल इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या होगा, इनमें से 3 जो जहाँ पर भी स्टोर्ड होगा तो ये वाला वेल है, ये यहाँ पर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब सेकंड आप अगर लिखना चाहो वेल इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो ये 7 क्या करेगा, ये वेल यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, इसका मेमोरी एड्रेस पहले 100 था, ठीक है, यानी इसका पहले मेमोरी एड्रेस क्या 100 था। अब ये क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा सीधा जाके इस वाले 7 को, ठीक है। तो इसका मेमोरी एड्रेस 100 नहीं रहेगा, अब ये 100 ना होके इसका मेमोरी एड्रेस क्या मिल जाएगा आपको, 500, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट करेगा ना कि इसको, ये वाला ठीक रहेगा अब। तो अब देखिए इसके बारे में, यही बातें मैंने लिखवाई हैं आपको, तो एक तरह से आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में। मेमोरी एड्रेस, ये खाली समझने के लिए ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। मेमोरी एड्रेस स्टोरिंग वैल्यू ऑफ 3, जो 3 की वैल्यू स्टोर करे उसका मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाएगा, असाइंड ए लेबल, किस लेबल को, एज वेल, जो वेल नाम का आपका लेबल था उसको असाइन हो जाएगा। अब क्या है, ये वेल हो गया यहाँ पर, और दूसरा जब ये वाला हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस का वैल्यू इसकी चेंज हो गई मेमोरी एड्रेस, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मेमोरी एड्रेस स्टोरिंग वैल्यू 7 इज असाइंड ए लेबल एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि आपका वेल अब रेफरेंस नहीं करेगा पुराने वाले को, यानी पुराना वाला क्या था, देखिए यहाँ पर मेमोरी एड्रेस इसको 100 मिल रहा था, और यहाँ पर क्या मिलेगा इसको 500। तो यहाँ पर क्या करेगा ये, इसमें यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, नाउ वेल नो लॉन्गर इज रेफरेंसिंग टू मेमोरी लोकेशन 100, कि अब ये 100 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा हमने 2 स्टेटमेंट लिखी थी वैल्यू के लिए कि वो किस तरह से काम करेंगी। तो स्क्रीन पे एक बार देख भी लीजिए किस तरह से है, ये वाले प्रोग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूँ आपको। कि हमने लिखा एक वेरिएबल लिया वेल, यहाँ पर हमने लिखा 3, ठीक है। अब 3 का
हम एक उसकी जो मेमोरी एड्रेस है वो देख लेते हैं। आईडी 3 की क्या है अभी, यानी जो वेल है हमारा उसकी आईडी देख लेते हैं। देखिए हमारी अभी जो 3 का मेमोरी एड्रेस है वो ये है, ठीक है। अब जब हम वेल में क्या डालेंगे, सपोज 7 डाला, तो 7 का जो भी मेमोरी एड्रेस रहेगा अब वेल उसको असाइंड हो जाएगा, यानी उसको पॉइंट आउट करेगा वेल आईडी। यही चीज़ें हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में अभी समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब देखिए इसमें 680 था, यहाँ पर क्या हो गया 744 हो गया आपका, यानी मेमोरी एड्रेस चेंज हो गए। तो ये वाली चीज़ें थी आपकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में। तो होप आपको समझ में भी आ गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। फर्दर टॉपिक क्या है आपका अभी, सिंपल इनपुट आउटपुट कैसे हैं। देखिए ये वाले टॉपिक वही आपके कवर हो रहे हैं जो पाइथन में आप पहले भी से कर चुके हो। इसका ये जल्दी जल्दी हम जितना भी जल्दी कर सकते हैं रिवीजन हम करेंगे यहाँ पर। तो अब चलिए सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब ये हम प्रोग्रामिंग में सिंपल इनपुट और आउटपुट किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में देखिए सारे के सारे। तो ये एक तो क्या है, बिल्ट इन फंक्शन होता है आपका, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का मीनिंग है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है आपके। तो आपका पाइथन में कौन कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, इनपुट, इनपुट फंक्शन है। ये वाला क्या करेगा आपका, हमेशा यूज़ किया जाता है जब अगर आपको कंप्यूटर से कुछ इनपुट लेना है तो उसमें। और देखिए ये क्या करेगा, आपको ऑलवेज रिटर्न करेगा, याद रखनी ऑलवेज रिटर्न, ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। हमेशा आपका जो वैल्यू रहेगा उसको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। अब वो स्ट्रिंग की फॉर्म क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक हमने लिया नेम, एक वेरिएबल या नेम, और यहाँ पर हमने इनपुट कराया। हम यूज़र से पूछना चाह रहे हैं आप कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है नेम ये क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल जो होल्ड करेगा, वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू, टू होल्ड द वैल्यू। ये छोटे छोटे जितने भी की पॉइंट है आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। और यहाँ पर क्या है, इनपुट आपका फंक्शन है जो हमेशा क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये जो है ये क्या है आपका प्रॉम्प्ट, ये है प्रॉम्प्ट जो डिस्प्ले होना, प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड, यानी जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा मैसेज, वो ये वाला है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है प्रोग्रामिंग के थ्रू वो भी हम दिखाएंगे आपको करके। अभी पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या काम है। देखिए आपने ये एग्जांपल समझा, और उसके बाद जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है वो ऑफर करता है आपको दो फंक्शन, ऑफर टू फंक्शन। अब वो टू फंक्शन है कौन कौन से, एक तो पहला है आपका इंट, दूसरा है फ्लोट, इंट और फ्लोट। देखिए बेसिकली इनपुट क्या करेगा, हमेशा आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो किसी नंबर को ग्रैब करे या फिर किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ग्रैब करे, तो उसके लिए आपको इंट दिया गया है और फ्लोट दिया गया है। अब ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जो भी वैल्यू रिसीव हुई है आपके थ्रू इनपुट। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट द वैल्यू विच रिसीव्ड, विच रिसीव्ड थ्रू इनपुट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं एक हम, ठीक है। अब इसको हम करके देखेंगे बिना कन्वर्ट किए और कन्वर्ट करके, दोनों तरीके से देखेंगे एग्जांपल। पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे आपने मार्क्स एंटर करवाए और एज एंटर करवाई तो वो किस तरह से डिस्प्ले होंगी। देखिए नॉर्मली मार्क्स एंटर करवाया आपने, एक मार्क्स नाम का लिया, और यहाँ पर आपने क्या करवा दिया, इनपुट एंटर योर मार्क्स। हम गलत तरीके और सही तरीके दोनों सिखाएंगे आपको ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। फिर एक एज रहेगा, इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। तो ये दो लाइन ऑफ कोड है आपके, इनमें से किस तरह से आपका काम होगा वो देखिए, इसका आउटपुट भी लिखेंगे। चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं हम।
अब यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले मार्क्स इक्वल टू, हमने इनपुट फंक्शन लिया, एंटर करवाया, एंटर योर मार्क्स। ठीक है। अब जो मार्क्स होंगे आपके वो क्या होंगे, न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो देखिए, अब मार्क्स एंटर करने के लिए बोला, तो अब हम सपोज इसमें 12 डाल देते हैं। तो 12 डाले हमने। तो अब इसकी देखिए मार्क्स का टाइप देखेंगे हम, जो भी हमने वैल्यू डाली है अभी, हमारा हमने क्या डाला, इंटीजर, तो हमारा टाइप भी देखेंगे। तो एक सेकंड, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं पहले, प्रिंट मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने 12, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, स्ट्रिंग टाइप कर रहा है। ठीक है। अब देखिए दोबारा इसका टाइप देख लेते हैं। अब देखिए इसका हम टाइप देखेंगे, तो टाइप मार्क्स और प्रिंट पर प्रिंट, देखिए अब यहाँ पर देखा हमने, हमने इसका टाइप देखा तो ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप से हो रहा है, और हमें चाहिए था क्या, इंट टाइप से। तो इंट कन्वर्जन कैसे होगा वो भी हम चेक करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर, अगर हम इसको, जो मार्क्स हमने एंटर करवाए इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंट में, क्योंकि आप अपने जो भी मार्क्स डाले हैं वो क्या है आपके इसमें कन्वर्ट हो गए। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं कि इसके आगे एक वर्ड लगाना है आपको, क्या, इंट। ठीक है। और एज, एज हो सकता है आपके पॉइंट में हो 17.5 इस तरह से, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो क्या, फ्लोट। ठीक है। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अब देखिए आपके प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। मार्क्स जो है आपका, इंट लिया, इंट के अंदर और यहाँ पर, अब ये मार्क्स हम एंटर करेंगे यहाँ पर 34। अब टाइप, अगर हम प्रिंट देखिए इसका मार्क्स का टाइप, तो देखिए अब यहाँ पर क्या टाइप मिला आपको, क्लास इंट, यानी ये इंटीजर क्लास का आ गया अब। ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो एज है, एज को भी आप कर सकते हो, इंट इनपुट एंटर योर एज। ठीक है। एज भी आप डाल सकते हो, जैसे कोई 30 ईयर का है तो। ठीक है। अब यहाँ पर टाइप भी चेक कर सकते हो इनका, एज का टाइप ये इंट मिलेगा आपको। सपोज आप यहाँ पे फ्लोट करते तो आपको फ्लोट मिल जाता कन्वर्जन के लिए। ठीक है। अब देखिए स्क्रीन की तरफ, ओके। तो ये आपका इनपुट फंक्शन कवर हुआ है। अब इसके बारे में देखिए आउटपुट किस तरह से काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये आउटपुट है, आउटपुट आप यूज़ करोगे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू आप इनपुट ले लेते हो, आउटपुट किसके थ्रू लोगे आप, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। ओके। तो ये आपके प्रिंट के लिए क्या करेगा, और प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, आपके आउटपुट को सेंड कर देगा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे। ये क्या करेगा, स्टैंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। और ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हमने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे, जो आपका मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस जहाँ पे मिलेगा आपको आउटपुट। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे, वो भी देख लेते हैं। अब इन एग्जाम्पलों को हम लिख भी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो सिंपल, जैसे प्रिंट हेलो है। ठीक है। ये क्या करेगा आपकी स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करने के लिए, प्रिंट 17.5, ये एक फ्लोटिंग नंबर को प्रिंट करेगा। फिर प्रिंट अगर करना चाहें हम 3.1.75, कोई आपकी फ्लोटिंग पॉइंट है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी कंबाइंड है एक नंबर। ठीक है। वो सब स्टेटमेंट भी आप प्रिंट कर सकते हो। और किस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रिंग के साथ भी मिक्सअप करके करना है, जैसे आई। ठीक है। उसके बाद एम, आपने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का भी यूज़ कर लिया, 12 + 5
ईयर ओल्ड। तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्मेट में आउटपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। और आपका आउटपुट फंक्शन कौन सा है? प्रिंट फंक्शन। क्लियर? तो इसके जो आपके प्रिंट के फीचर हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए आपके कुछ फीचर हैं, फीचर ऑफ प्रिंट। देखिए फीचर क्या क्या है आपके, कि सपोज आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, ये उसको पहले कन्वर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, हमेशा स्ट्रिंग में ही उसको प्रिंट करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी इसने, फिर आपको प्रिंट करके दे देगा आपके स्क्रीन पे, यानी आउटपुट में, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये तो रही वैल्यू की बात, और ये एक्सप्रेशन की, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या करेगा, ये इसको पहले इवेल्युएट करेगा, फर्स्ट इवेल्युएट, क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन है तो उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी है। फिर उसको क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा, कन्वर्जन करेगा किसमें, स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है, स्टैंडर्ड, वहाँ पर जाकर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इतना सिंपल सा काम है। और क्या है इसके प्रिंट के जो फीचर, वो भी देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जितने स्टूडेंट हैं उनको खाली इतना ही पता होता है कि प्रिंट कर दिया, ख़त्म कहानी, नहीं, प्रिंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उनको समझना ज़रूरी है आपको। अब देखिए, अब जब इंसर्ट करते हैं आप स्पेस बिटवीन, जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके बीच में स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब वो स्पेस किस लिए होता है, आपके एक होता है आपका सेप आर्गुमेंट, ठीक है, उसके बिहाव पे नॉर्मली क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस एंटर कर देता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। लिखिए पहले, इंसर्ट स्पेस बिटवीन आइटम, यानी आपके आइटम हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली। और होता क्यों है, बिकॉज वैल्यू ऑफ सेप आर्गुमेंट, जो आपका सेप आर्गुमेंट अभी जो मैंने बताया, एक सेप आर्गुमेंट होता है आपका इसमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, जो क्या करता है, सेपरेटर की तरह यूज़ होता है। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इज़ स्पेस, यानी ये स्पेस, ठीक है। और इसको सेप आर्गुमेंट को ही आप क्या बोलते हो, सेपरेटर, सेपरेटर कैरेक्टर, ठीक है, ये सेपरेटर के लिए यूज़ होता है। अब किस किस तरह से एक काम होता है वो देख लीजिए, इसको हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। अब देखिए आगे आगे की वीडियो आपकी इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे हो साथ साथ में, ना कि खाली थ्योरेटिकल। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट, मैं यहाँ पर भी लिख के दिखाऊंगा आपको, और स्क्रीन पे रन करके भी दिखाएंगे, माई, देखिए हम कॉलम में बिना स्पेस लिए एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इज़ रोहित, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो देखिए ये प्रिंट क्या करेगा, माई नेम इज़ रोहित, ठीक है। और जबकि हमने यहाँ पर कोमा लगाया और उस बीच में कोई स्पेस नहीं दिया, ठीक है, तो ये जितना भी है ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, स्पेस ले लेगा, स्पेस इंसर्ट कर देगा इनके बीच में, क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली स्पेस इंसर्टेड बिटवीन देम, इनके बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको रन करके भी देखते हैं किस तरह से काम करता है। स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे, एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम प्रिंट, होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी धीरे धीरे करके। किसी को कोई डाउट हो या किसी भी तरह का कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में या पर्सनली मोबाइल पर मैसेज कर सकते हो। मोबाइल नंबर सबके पास है, सब ग्रुप में भी हो। तो अब थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जगाना शुरू करो प्रोग्रामिंग में, ताकि आपको
अच्छे से समझ में आना शुरू कर दे। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट लिख दी मैंने। अब यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा, देखिए माई नेम इज़ रोहित के बीच में, हर एक के बीच में स्पेस आ रखा है। अब ये स्पेस हमने तो दिया नहीं था, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसको स्पेस को आप इसको मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, वो चेंज कैसे करना है देखिए यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं आपका थोड़ा सा। जैसे इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपको प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पर माई सेम रहेगी लाइन, माई नेम इज़ रोहित, कोमा, ये जो सेपरेटर है, कोमा के बाद सेपरेटर है, बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल स्पेस होता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक लाइन के बीच में ये लिखना शुरू कर देगा। देखिए ऐसे, माई नेम, तीन के बाद फिर इज़, फिर रोहित, इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद आप चाहो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो इसमें, वो भी देख लेंगे अभी कैसे कैसे काम करना है। तो पहले इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। स्टेटमेंट को हमने कॉपी किया और यहाँ पर रोहित के अंदर एंटर किया और यहाँ पर लिखा सेप इक्वल टू, इन्वर्टेड कोमा में हम डॉट डॉट लगा देते हैं, 3 या 4। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हर एक के बीच में देखिए यहाँ पे क्या किया, माई, और यहाँ पे फिर 4 डॉट, फिर उसके बाद फिर 4 डॉट, फिर 4 डॉट। और इस तरह से देखिए हमने अपने प्रिंट की कमांड को ही मॉड्यूलेट कर दिया, यानी उसको मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, चलिए अब और स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी बन रहा होगा आपका। ठीक है, आगे आगे वीडियो इसी तरह की रहेंगी आपकी। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपकी प्रिंट माई नेम इज़ अंकित। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी आपने डाली, एक प्रिंट स्टेटमेंट और डाल दी, आई एम 16 ईयर ओल्ड। अब देखिए नॉर्मली यहाँ पर आप देखोगे इसका जो आउटपुट मिलेगा, सबसे पहले एक स्टेटमेंट माई नेम इज़ अंकित यहाँ प्रिंट हो जाएगी, माई नेम इज़ अंकित यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और आई एम 16 ईयर ओल्ड नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में यूज़ कर लेगा। अगर आप एंड जो इसका एंड कैरेक्टर है वहाँ पर कुछ यूज़ नहीं करोगे, नॉर्मली ये क्या है इसके आगे ले लेगा। अगर आप इसमें कुछ अपने उसकी एंड कैरेक्टर है उसको चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कैसे करना है वो भी देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो स्टेटमेंट अपेंड ए न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन को बोलते हो यूएल, अनलेस यू गिव ऑन एंड आर्गुमेंट। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा अपेंड हो जाएगी आपकी न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ में। ठीक है, एट द एंड ऑफ लाइन में। ठीक है, जब तक आप दोगे नहीं वहाँ पर। अब देखिए करना कैसे है, एक आपकी स्टेटमेंट है प्रिंट माई नेम इज़ अमित, यहाँ पर एंड, और यहाँ पर आपने डॉलर का साइन बना दिया। ठीक है, और प्रिंट आई एम 60 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा, ये माय नेम इज़ तो लिखेगा लिखेगा, साथ में इसको अलग में ना लिख के इन दोनों को अपेंड कर देगा। ये लिखा ना यहाँ पर अपेंड ए न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी ये न्यू लाइन कैरेक्टर है इसके साथ में अपेंड कर देगा। ठीक है, अब देखिए करेगा कैसे, जो इसका आउटपुट आएगा वो देखिए, हम स्क्रीन पे ही इसको रन कर देते हैं। दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट, एक स्टेटमेंट लिखेंगे माय नेम इज़, अपना नाम लिख लेता हूँ मैं रोहित। अब देखिए
दूसरा आई एम 60 ईयर ओल्ड। ओके, सेम एज इट इज़ प्रिंट कर देगा इसको। वहीं पर अब अगर आप इसको करके देखोगे फाइल में ही करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब एंटर करोगे तो वो पूरी स्टेटमेंट रन कर देगा, सिंगल बाय सिंगल कर ही देता है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट लिखा, माई नेम इज़ रोहित। दूसरा प्रिंट आई एम ईयर ओल्ड। ठीक है, इसको सेव किया हमने, सेव कर देते हैं। डेमो 2 के नाम से। आप अब फाइल को सेव करते टाइम अपने नाम ज़रूर ठीक ठीक से रखना, वरना फाइल जब आपकी ज़्यादा हो जाती है तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए इसको रन किया हमने, तो यहाँ पर देखिए माय नेम इज़ रोहित, आई एम 18 ईयर ओल्ड, ये अलग लाइन में, सेपरेट लाइन में आपके हो गए हैं। तो जब इसको, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया था, देखिए उसी के थ्रू हम करते हैं। अगर हम यहाँ पे एंड लगा लें, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको सेव किया हमने, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, माय नेम इज़ रोहित, आई एम 18 ईयर ओल्ड। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट थी, हमने सिंपल एंड लगाया और यहाँ पर कॉलन लगा दी। तो हमने क्या किया, आपका जो ये न्यू लाइन कैरेक्टर था, ठीक है, इसको यूज़ किया और अपेंड हो गया इसकी हेल्प से। जो अगली वाली स्टेटमेंट है वो पिछली वाली स्टेटमेंट से कंकैटिनेट हो गई, यानी जुड़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें कोई सिंबल भी दे सकते हो, सिंपल जैसे हैश दे दिया आपने, ठीक है, @$। ठीक है, अब इसको रन करके देखिए, देखिए यहाँ पर माय नेम इज़ ये, और आपका जो ये था सिंबल वो यहाँ पर अपेंड होके आ गया इसके साथ में। ठीक है, तो अब कुछ प्रोग्राम है वो भी हम रन करके देख लेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाना है हमने कि इनपुट नंबर करना है और उसके क्यूब को प्रिंट करना है। कैसे कैसे करोगे, तो सबसे पहले सेव कर दीजिए इसको, क्यूब प्रोग्राम, ठीक है, और हेडिंग भी लिख लीजिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द क्यूब ऑफ द नंबर। अब ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए हमारा प्रोग्राम किसका होता है। तो हमने एक नंबर लिया, नंबर में हम एंटर करवाएंगे इनपुट, ठीक है। तो ये इंट हम लगाएंगे क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एंटर ए नंबर, फिर दूसरा नंबर, क्यूब। यहाँ पर क्यूब बनाने के लिए आपको सबको पता है, नंबर को 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट करोगे, द क्यूब ऑफ, किसका क्यूब, नंबर का। लिखने का तरीका भी देखिए, प्रिंट में आपको किस किस तरह से आप लिखोगे ताकि एक अफेक्टिव वे में आपका आंसर भी आए। देखिए अब यहाँ पर नम क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए 3 लाइन का कोड हुआ आपका, इसको सेव कर दिया आपने। रन जैसे ही आप करोगे, देखिए यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर एंटर आपने किया, आप किसका क्यूब निकालना चाहते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ 50 का, ठीक है। 50 का क्यूब क्या मिलेगा, 1,25,000, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको दोबारा रन करके देखते हैं, इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। जैसे अब निकालना चाह रहे हैं हम 5 का, तो 5 का क्यूब क्या रहेगा, 125, ठीक है। तो ये देखिए आपका छोटा सा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, और किस तरह से वर्क कर रहा है वो भी आप देख लीजिए। एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाते हैं, फिर इसको, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, वरना और काफ़ी लंबा हो जाएगा ये लेक्चर आपका। इन राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट कैसे करना है, तो एक नंबर लेंगे आप, ठीक है, जैसे आपने पहले ये नंबर लिया था, तो उसी फॉर्म में आप कर सकते हो। तो एक, या हम कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में, इसी को ही कर देते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं।
एक नंबर लिया हमने इंट, फिर इनपुट एंटर ए नंबर, नंबर एंटर करवाया हमने। फिर उसके बाद जो इसका स्क्वायर रूट है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर और उसको आपको डबल मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है ये डबल मल्टीप्लाई क्यों किया गया है और ये किसका साइन होता है। ठीक है, सबको आंसर देना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि ये पुराने लेक्चरों में कवर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैसेज लिखना है, स्क्वायर रूट द स्क्वायर रूट ऑफ नम 1 यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, इज क्या रहेगा, जो नम SQRT है ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सेव कर दिया हमने, तो इसको रन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये पहले क्यूब का ही आ जाएगा, तो ठीक है पहले क्यूब देख लेते हैं। ये क्यूब आया, फिर इसने नंबर एंटर करने के लिए बोला। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो आपका 100 है, 100 का स्क्वायर रूट निकले आपका। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट देखिए क्या निकलेगा, 3.16, ये अप्रोक्स यहाँ तक निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्क्वायर रूट का प्रोग्राम भी तैयार हो गया है, और आप इसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, थोड़ी सी रिवाइज हो चुकी है हमारी। अगली क्लास में भी हम कुछ सीखेंगे। ठीक है, नया पार्ट लेके आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।